डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास के सिलेबस में जो ग्रामेटिकल मटेरियल है उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम किस प्रकार के प्रश्न पेपर में पाते हैं और उनका हमें किस प्रकार से आंसर बनाना चाहिए। बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान न होने के कारण इसमें हमें मार्क्स कम मिल जाते हैं। तो इसके पेपर पर हम बात करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करें और कैसे पूरे अंक प्राप्त करें। तो ध्यान दें, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से हमारे पेपर में हमें 5 प्रश्न मिलते हैं। किस टाइप के प्रश्न हैं? कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें किसी एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। हमारे लिए प्रश्न होता है कि उस अंडरलाइन वर्ड की हम पहचान करके ये बता दें कि यहाँ किस जो शब्द अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वो क्या है। और हमें क्या छांटना है कि वो जो वर्ड है वो नाउन है या प्रोनाउन है, या वो वर्ब है, या वो एडजेक्टिव है, या वो एडवर्ब है, या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या इंटरजेक्शन। इनमें से कौन सा वो पार्ट ऑफ स्पीच है। बहुत इजी काम है, केवल हम ये जान लें कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जिससे कि हम उस सेंटेंस में आए हुए उस अंडरलाइन वर्ड की पहचान कर सकें। तो ध्यान दें आप, नाउन है किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, वो नाउन कहलाता है, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसको हम ज़रा यूँ समझें। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी जानवर का नाम हो, वह नाउन कहलाता है। इट मीन्स संज्ञा है। सपोज हमें एक सेंटेंस मिल रहा है एग्जाम में, जहाँ लिखा हुआ है विनीता इज गोइंग टू जयपुर। इन दिस सेंटेंस वी फाइंड दिस वर्ड इज अंडरलाइंड। ये अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है, केवल हमें उसकी पहचान बतानी है और उसका अन्य कोई प्रकार नहीं बताना, केवल पहचान ये बतानी है कि ये क्या है। अब यहाँ हम देखते हैं ये किसी महिला का नाम है, विनीता एक महिला का नाम है। किसी भी व्यक्ति का कोई पर्टिकुलर नेम है, वो नाउन कहलाता है। इसी सेंटेंस में यदि जयपुर शब्द को भी अंडरलाइन किया हुआ होता या विनीता के बजाय जयपुर को अंडरलाइन किया हुआ होता, तो हम ये देखते हैं ये किसी प्लेस का नाम है, स्पेशल नेम है प्लेस का। इसलिए ये सब चीज़ें नाउन कहलाती हैं। हमें एग्जाम में केवल इतना ही आइडेंटिफाई करना होता है कि अंडरलाइन वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है। तो वेरी इजी इसको हम देख सकते हैं। विनीता इज गोइंग टू जयपुर, इस सेंटेंस में विनीता किसी का नाम है, वो नाउन है। जयपुर किसी स्थान का नाम है, ये भी नाउन है। केवल हमें ये पहचान हो कि हम किसी वस्तु का नाम आने पर, किसी व्यक्ति का नाम आने पर, किसी एनिमल का नाम आने पर उसको नाउन के रूप में पहचान कर लें। वन एग्जाम्पल मोर, मोहित eats a banana. In this sentence, banana is underlined. So, ये क्या कहलाएगा यहाँ हालांकि मोहित शब्द को भी यदि अंडरलाइन किया होता तो वह भी एक नाउन ही है, लेकिन बनाना शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है तो वह भी नाउन ही है। हमें इसके आंसर में केवल लिखना है
In this question, Vinita and Jaipur are nouns. In this sentence, banana is noun. And that's all. केवल हमें उस अंडरलाइन वर्ड को आइडेंटिफाई करना है. क्लियर है? नाउन आपको किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी एनिमल का नाम हो. आई हैव ए काउ. इन दिस सेंटेंस, काउ इज ए नाउन. क्लियर? नेक्स्ट थिंग, pronoun. What is pronoun? The words which are used in place of a noun are called pronoun. ऐसे कोई भी शब्द जो किसी नाउन के बदले यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं. The words which are used in place of a noun are called pronouns. Suppose in last sentence we saw Vinita is going to Jaipur. यहाँ विनीता किसी महिला का नाम है, लेकिन यदि हम उसका नाम नहीं बोलना चाहें, विनीता नहीं बोलना चाहें, तो उसके बदले में एक और शब्द हम काम में लेंगे, सी फॉर गर्ल्स, सी. ही फॉर बॉयज. सी इज गोइंग टू जयपुर. इन दिस सेंटेंस वी यूज्ड सी इन प्लेस ऑफ विनीता. फॉर एग्जाम्पल, Hari reads in my class. He is my friend. In first sentence we see Hari, a name of a person. Hari reads in my class. Someone whose name is Hari reads in my class. But in second sentence we see we used he in place of Hari. हरि के स्थान पर हमने ही को काम में लिया है. वह हरि को ही इंडिकेट करने वाला एक दूसरा शब्द है जो हमें ये बता रहा है कि हरि मेरा मित्र है, और हरि के लिए हमने दूसरा वर्ड काम में लिया है ही. तो यहाँ ये ही शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा. ऐसे कोई भी और शब्द जो किसी नाउन के बदले काम में आ जाएं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. सम एग्जाम्पल्स मोर. There are some boys. They are playing. In these sentences, in first sentence we see boys. This is noun, collective noun. And in second sentence we see a word is used in place of boys, that is they. they शब्द जो है वह बॉयज़ के लिए ही काम में आया है, बॉयज़ के बदले में काम में आया है, इसलिए यह शब्द प्रोनाउन है. फॉर पर्सन्स वी यूज ही, सी, इट, सॉरी इट नहीं, ही, सी, दे. इट काम में आता है किसी वस्तु या जानवर के लिए. छोटे बच्चों के लिए भी जहाँ उसका जेंडर बोलने वाले को पता नहीं हो तो इट का यूज कर लिया जाता है. इसी तरह से कोई व्यक्ति स्वयं के बारे में बोल रहा है, वहाँ प्रोनाउन काम में आता है आई, और वह भी यदि प्लूरल में बोल रहा है तो वी काम में आता है.
जिस व्यक्ति से बात की जा रही है उस व्यक्ति के लिए हम कोई उसका नाम न लेकर के उसको हम संबोधन कर रहे हैं या उसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, वहाँ वर्ड काम में आता है यू, दैट इज प्रोनाउन। तो ऐसे कोई भी शब्द जो किसी संज्ञा के बदले काम में आए, संज्ञा वो है जब जो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम को कहते हैं और उनके नाम के बदले कोई हम दूसरा शब्द काम में जो ले रहे हैं, दैट इज प्रोनाउन। क्लियर? In second class we will see some more examples about this. Then we see the third step in parts of speech, verb. Verb, what is verb? Verb is an action, doing something. कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो या किसी काम के करने को वो शो कर रहा हो, वहाँ जो शब्द काम में आ रहा है वह वर्ब है, दैट इज वर्ब। शोइंग एन एक्शन, शोइंग एन एक्शन। लाइक रीड, रन, play, eat, go, come. In all these words we see something is being done by the speaker. वक्ता के द्वारा कोई ना कोई काम किया जा रहा है। I am playing football. इसमें जो व्यक्ति बोल रहा है वो कह रहा है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है। वहाँ जो काम हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। एक ही स्थिति वहाँ भी आती है जहाँ किसी व्यक्ति के होने की सिचुएशन बता दी जाए, उसकी स्टेट बता दी जाए, दशा, अवस्था, स्थिति, वो भी वर्ब में आती है। सपोज समवन से आई एम ए टीचर, in this sentence am is also a verb. am क्या है यहाँ? वर्ब है। एक सेंटेंस किसी ने लिखा है I am a teacher। इस सेंटेंस में हम देखें ये तो प्रोनाउन है, बोलने वाले ने अपना नाम नहीं बोला, उसकी जगह I शब्द काम में लिया है। और यहाँ am जो शब्द काम में आ रहा है वो एक वर्ब है, क्योंकि किसी व्यक्ति की स्थिति को बताने के लिए यहाँ इज एम आर में से बी के जो रूप हैं वो एक वर्ब का रूप काम में लिया गया है। आई के साथ एम का प्रयोग यहाँ ही होता तो इज का काम इज प्रयोग में लिया जाता। यहाँ यदि दे शब्द होता तो आर शब्द काम में लिया जाता, वो भी वर्ब ही है। ये उस व्यक्ति के जो बोल रहा है उसकी स्थिति को बता रहा है कि वो क्या है, वो अपने आप में क्या है। एक सेंटेंस जो भी देखिए जिसमें है आई एम रीडिंग इंग्लिश। In both the sentences we see am is used, but in first sentence am is a verb and in second sentence am is a helping verb, because main verb is reading in this sentence. रीड करना, पढ़ना, काम तो मुख्य ये हो रहा है। ये एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्यों काम में आती हैं? किसी भी समय को अलग अलग स्थितियों में दर्शाने के लिए हेल्पिंग वर्ब काम में आते हैं, जिसे हम टेंस के रूप में भी जानते हैं कि ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। या हम यो भी जानते हैं कि किसी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब काम में आ रही है उसके आधार पर ये वाक्य उस टेंस का बन जाता है। तो इन दीज सेंटेंसेज एम इन दिस सेंटेंस इज मेन वर्ब, एम इन दिस सेंटेंस इज हेल्पिंग वर्ब। ऐसा आपने पहले टेंस के टॉपिक में भी पढ़ा होगा। तो ये वर्ब कहलाती हैं जहाँ किसी काम के होने की स्थिति को दर्शाया जाए।
ऐसे आप किसी भी सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में आप किसी भी सेंटेंस में छांट कर ये देख सकते हैं कि उस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा अंतर ये भी रहता है कि हिंदी में वर्ब वाक्य के अंत में काम में आती है और इंग्लिश में वर्ब सब्जेक्ट के बाद ही काम में आती है। ये जो ऐसे सेंटेंस हमने देखे हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को छोड़कर अन्य सभी सेंटेंसेज में, अन्य सभी टेंसेज में हम देखते हैं कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी काम में आती है। उसी से वो पर्टिकुलर टेंस आइडेंटिफाई होता है। देन हम बात करें एडजेक्टिव की। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव वे शब्द हैं जो किसी नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसको और स्पेसिफिक बना देते हैं। स्पेसिफाई ए noun and pronoun suppose I say Ram is a boy. In this sentence we see यहाँ राम जो है वो एक नाउन है और वो क्या है, एक बॉय है, हमने इतना ही कहा। बट इन another sentence we say Ram is a good boy. Ram is a good boy. यहाँ एक शब्द और जो डाला गया, गुड शब्द जो डाला गया, वो उसको और अधिक स्पेसिफाई कर रहा है राम को। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ आ रहा है, गुड। गुड इट मीन्स अच्छा। यहाँ कंपैरेटिव होता यदि तो बेटर भी काम में आ सकता था या बेस्ट भी काम में आ सकता था। ये सब एडजेक्टिव हैं। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहा हो, उसको और विशेष बना रहा हो या उसकी विशेषता बता रहा हो, वह शब्द एडजेक्टिव होता है। जैसे गुड है या बैड है या टॉल है या शॉर्ट है, बिग है, स्मॉल है, लॉन्ग है, ये शब्द क्या कहलाएंगे? सब एडजेक्टिव कहलाएंगे, जो किसी नाउन की विशेषता बताते हों, उसको स्पेसिफाई करते हों। दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। हालांकि इसके और भी अलग अलग रूप भी बनते हैं। इसके तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिव डिग्री हम काम में लेते हैं, या किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री काम में लेते हैं। लेकिन ये सब हमें प्रश्न में नहीं मिलता। हमें केवल प्रश्न में यही छांटना है कि ये शब्द एडजेक्टिव है या अन्य कोई शब्द है, केवल इतना ही। दैट्स ऑल। इसके एग्जाम्पल हम और बाद में देखेंगे। नेक्स्ट थिंग आता है एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? कोई ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे। मॉडिफाई का मतलब यहाँ है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, और उस एक्शन को भी और अधिक विशेष बताते हुए वाक्य में उसका प्रयोग कर रहा है, वहाँ वो एडवर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स फास्ट। एक सेंटेंस है शी रन्स, वह दौड़ती है, लेकिन दौड़ने को और विशेष बना दिया गया फास्ट, या इसकी जगह स्लोली भी हो सकता था, धीरे धीरे दौड़ती है या तेजी से दौड़ती है। ही राइट्स इन इंग्लिश
वेल, वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखता है। तो ऐसा कोई भी एक शब्द जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा हो, वह एडवर्ब कहलाता है। अधिकतर वाक्यों में हम ये देखेंगे कि एडवर्ब जो शब्द बन रहा है वो किसी एडजेक्टिव में ly लगने से बन जाता है। जैसे हमने स्लोली शब्द यहाँ देखा, तो ऐसा कोई भी शब्द हमें वहाँ मिले जो किसी वर्ब को और अधिक विशेष बना रहा हो, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, वह एडवर्ब कहलाता है। देन प्रीपोजिशन पर हम शॉर्ट में बात करें। प्रीपोजिशन क्या है? ये किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बनाते हैं। किसी एक प्रोनाउन का, नाउन का वाक्य में अन्य किसी नाउन प्रोनाउन से संबंध बताते हैं या उसकी स्थिति बताते हैं कि वो क्या है, कहाँ है, कैसे है। और इसके लिए क्या होता है, इन शब्दों पर हम गौर करें। जैसे इन है, ऑन है, एट है, बाई है, या बिफोर है, आफ्टर है, या सिंस फॉर है। ऐसे और भी बहुत से प्रीपोजिशंस हैं जो हमें ये शो करते हैं कि किसी एक सेंटेंस में यूज कोई नाउन का दूसरे किसी नाउन प्रोनाउन के बीच क्या कैसे संबंध बन रहा है। एक प्रकार से किसी संज्ञा के ठीक पहले इनका प्रयोग होकर उसकी स्थिति को शो कर दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, वी आर सिटिंग इन दिस रूम, इन द रूम मान लें आप। यहाँ ये एक नाउन है, इससे ठीक पहले एक प्रीपोजिशन काम में लिया गया इन। ये शो कर रहा है कि हम कमरे में बैठे हैं। यहाँ इन शब्द का प्रयोग होने से ये शो हो गया कि हम लोग कहाँ हैं, कमरे के अंदर हैं। यदि इन की जगह कोई दूसरा प्रीपोजिशन लिया जाता तो वहाँ ये शो नहीं होता कि हम कमरे में हैं। वी आर सिटिंग आउट ऑफ द रूम, आउट ऑफ यदि होता इसकी जगह तो इसका अर्थ बन जाता कि हम कमरे के बाहर हैं। तो कि किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बनाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है और बहुत आवश्यक है। यदि प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में नहीं होंगे तो वह मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाएगा और ये भी पता नहीं चलेगा कि ये एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध क्या है, कैसे है। जैसे यदि सेंटेंस इतना होता, वी आर सिटिंग द रूम, वी आर सिटिंग द रूम, केवल इतना सेंटेंस होता तो हमें कतई ये पता नहीं चलता कि ये कमरे में हैं या कमरे के बाहर हैं। तो इस तरह से ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये सब किसी एक नाउन से पहले यूज होते हैं। प्री पोजिशन, पहले अपनी पोजीशन लेते हैं किसी नाउन से पहले और उसका वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे नाउन से रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं कि वो क्या किस स्थिति में है। तो ये प्रीपोजिशन को हमें छांटना बड़ा आसान है किसी प्रश्न में से कि किसी एक नाउन के पहले पोजीशन लिया हुआ होगा कोई शब्द, वह प्रीपोजिशन कहलाएगा। देन हम बात करें कंजंक्शंस की, इन्हें कनेक्टिव भी कहते हैं हम। ऐसे कोई भी शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हों या दो शब्दों को जोड़ते हों, वो कनेक्टिव हैं। और वो शब्द कौन से हो सकते हैं? किसी नाउन को भी जोड़ा जा सकता है या प्रोनाउन दो दिए हुए हों उनको जोड़ा जा सकता है, या दो वर्ब को भी जोड़ा जा सकता है, या दो एडजेक्टिव को भी जोड़ा जा सकता है,
या एडवर्ब को भी जोड़ा जा सकता है, अथवा दो सेपरेट सेंटेंसेज को भी जोड़ा जा सकता है। इन सबको आपस में जोड़ने के लिए कंजंक्शंस काम में आते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। यहाँ एक वर्ड काम में आ रहा है जो दो नाउन्स को जोड़ रहा है, राम को और श्याम को जोड़ने के लिए एक वर्ड है एंड। ये यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, योजक का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। या तो हम सेपरेट दो सेंटेंस लिखते, राम इज ए गुड बॉय, दूसरा लिखते श्याम इज ए गुड बॉय। इन दोनों सेंटेंसेज में कॉमन चीज़ एक तरफ रख दी गई, उसको एक बार लिखा गया, और जो दो सेपरेट बातें थी, नाउन जो थे सेपरेट थे, यहाँ प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, वो उनको हमने एक कंजंक्शन से जोड़ दिया, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। यहाँ एंड शब्द कंजंक्शन का काम कर रहा है। और ये क्या क्या है, जैसे एंड है, बोथ एंड है। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख देता हूँ। जैसे एंड एक कंजंक्शन है, या बोथ एंड है, या आइदर और नाइदर नोर है, इसको ईदर और भी बोलते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो है। ऐसे कुछ और शब्द हमें देखने को मिलेंगे जिनसे ये पता चले कि ये शब्द किसी वाक्य को जोड़ने के लिए, या किसी दो नाउन्स को जोड़ने के लिए, या प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए काम में आया है। वो शब्द कंजंक्शन कहलाएगा। क्लियर? एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन है अपने इमोशंस को शो करना। इमोशंस से मतलब है कि हमारी कोई भी खुशी हो, या कोई दुख की बात हो, या कोई आश्चर्य की बात हो, उसे शो करने के लिए हम कोई एक अलग ही शब्द काम में ले लेते हैं, उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका एक मार्क भी होता है अपने आप में, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन बोलते हैं इसको। जैसे बहुत खुशी होने पर बच्चे या बड़े लोग एक शब्द बोलते हैं, हुर्रे या हुर्रा। ये शब्द खुशी व्यक्त करने के लिए बोला जाता है। सपोज आप लोग खेल रहे हैं और खेलते खेलते आपकी टीम जीत गई, तो जैसे ही आप जीते हैं वैसे ही एक खुशी के मारे अपने आप एक शब्द आपके मुंह से निकलता है। वो शब्द खुशी व्यक्त करने के लिए कोई सा और भी हो सकता है। ज़्यादातर हम सुनते हैं हुर्रे या हुर्रा या अन्य कोई, जो उस समय आपकी ज़बान पर आए, वो खुशी व्यक्त करने वाला ही शब्द इंटरजेक्शन होगा। इसी तरह से दुख होने पर, मान लो हमारा कोई सामान खो गया, या मैच हार गए, या हम परीक्षा में पास नहीं हुए, ऐसा कोई भी कारण हो जहाँ हमें थोड़ा दुख हो रहा हो, वहाँ एक शब्द इन इंग्लिश ये काम में आता है, अलास। ये दुख को व्यक्त करने का शब्द है। इसका अपने आप में कोई मीनिंग तो नहीं है, लेकिन दुख व्यक्त करने के लिए अलास शब्द काम में लिया जाता है। और इसी तरह से यदि हम किसी बात पर आश्चर्य करते हैं, बहुत हमें अचंभित करने वाली कोई बात लगती है, जैसे कोई लड़का है बहुत इंटेलिजेंट है, उसे देखते ही हमें आश्चर्य हुआ, या जैसे कोई गार्डन है और उस गार्डन को देखते ही आपको आश्चर्य हुआ कि ये बहुत अच्छा गार्डन है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके लिए एक शब्द काम में लेते हैं। और प्रायः ऐसे सेंटेंसेज व्हाट ए या हाउ से शुरू होते हैं। हालांकि ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो WH वर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन यदि किसी सेंटेंस के शुरू में ये वर्ड्स हों
और वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं बन रहा हो, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को आश्चर्य व्यक्त करने वाले, इंटरजेक्शन बताने वाले शब्द ही मानकर उस वाक्य को इस श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसे वाक्यों में इन शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ हमें मिलेगा। तो परीक्षा में हम केवल उस सेंटेंस के अंडरलाइन वर्ड्स पर ही गौर करें कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। दैट्स ऑल।